हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है। अच्छा, हम एक काम करेंगे, प्रयास करेंगे डेली आपको 2 वीडियो पहुंच जाएं। उसके साथ साथ और भी जो है करंट अफेयर्स और काफी कुछ स्टार्ट करने जा रहे हैं। वापस से ये हमारा जो मॉनेटरी पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी का ये तीसरा लेक्चर है। हमने पिछले लेक्चर में मात्रात्मक उपकरण और मात्रात्मक उपकरण में जहां तक मुझे याद है हमने सीआरआर और एसएलआर पढ़ा था। उसी के बाद हमें आगे जो है सरकारी प्रतिभूति गवर्नमेंट जो सिक्योरिटी है वो, हालांकि मैंने आपको बताया था जब आप एसएलआर पढ़ रहे थे। अभी हमें वापस से मैं थोड़ा गवर्नमेंट सिक्योरिटी पढ़ाऊंगा और फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटी के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा उस टॉपिक का नाम है भाई ओपन मार्केट ऑपरेशन, यानी ओएमओ या खुली बाजार की प्रक्रिया। तो चलो सबसे पहले हम आते हैं सरकारी प्रतिभूति पे, गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे। पर ध्यान से सुनिएगा और आसानी से इसे समझ आ जाएगा, कोई बहुत परेशानी की बात नहीं है। देखो, ये जो गवर्नमेंट सरकारी प्रतिभूति होती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है, सरकारी प्रतिभूति या गवर्नमेंट सिक्योरिटी दरअसल जो है ये सरकार का एक उपकरण है। सरकार के पास ऋण प्राप्त करने का, यानी सरकार के पास ऋण प्राप्त करने का, ऋण प्राप्त करने का उपकरण है, उपकरण है। अब भाई वापस आओ थोड़ा सा यहां पर कि देखो ये है, मान लो सरकार, और सरकार को अगर पैसे चाहिए तो सरकार जाएगा अपने बैंक के पास। तो सरकार का जो बैंक है, सरकार का जो बैंक है, सरकार का जो बैंक है उसको कहते हैं आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या कहते हैं बेटा? आरबीआई। ये जो आरबीआई है ना, ये सरकार का भी बैंक है और बैंकों का भी बैंक है। ये सरकार का भी बैंक है और बैंकों का भी बैंक है, ये आरबीआई। अब भाई अगर सरकार को चाहिए पैसे, अब मान लो सरकार सरकार के भी कई प्रकार के खर्चे हैं, लंबी अवधि के हैं, कम अवधि के हैं, कई प्रकार के खर्चे हैं। सरकार को चाहिए पैसे तो कहां जाएगा? सरकार अपने बैंक के पास जाएगा। सरकार का बैंक कौन है भाई? आरबीआई। अब यहां ध्यान से सुनना है कि अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि सरकार को चाहिए 10 लाख रुपए। कितना? 10 लाख रुपए सरकार को चाहिए। कोई बात नहीं है, 10 लाख रुपए सरकार को चाहिए तो ये कहां जाएगा? बैंक के पास जाएगा। अब जब ये अपने बैंक के पास जाएगा तो बैंक कहेगा कि अच्छा एक काम करो कि हम आपको पैसे दे रहे हैं, कितने समय के लिए चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, वो सारा हमें एक कागज के टुकड़े पे लिख के दे दो। तो मान लो ये सरकार ने कहा इससे कि देखो हम जो है हमें ये पैसा चाहिए, मान लो 9 माह के लिए, 9 माह के लिए, और इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है बस मानना है कि हम 7% देंगे। कितना बेटा? 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे। तो उसने कहा, आरबीआई ने, कि एक काम करो कि कुछ हमें जो है लिख के आधार दे दो तुम कागज के टुकड़े में। पहले हालांकि अब डील कागज के टुकड़े में नहीं, पहले सरकारी प्रतिभूतियां कागज के टुकड़े में जारी होती थी। सरकारी प्रतिभूति एक कागज का टुकड़ा होती थी जो कि यह कागज के टुकड़े को आधार बना करके ही जो है क्या है, आरबीआई सरकार को पैसा देती थी। किसको? आरबीआई सरकार को पैसे देती थी। तो अभी भी बस वही समझना है, अब ये ई फॉर्म में जारी होती है, बस ये जान लो, लेकिन इसका जो कॉन्सेप्ट है वही है। तो मान लो कि 10 लाख रुपया आरबीआई से मांगा किसने? सरकार ने। अब सरकार के पास वो सॉरी आरबीआई के पास पैसे कहां से आएंगे? तो भाई ये जाएगा अपने बैंकों के पास। आरबीआई कहां जाएगा? आरबीआई जाएगा अपने बैंकों के पास, जो इसके बैंक्स हैं। कि क्योंकि ये भारतीय जो बैंक हैं ये उनका भी क्या है? भारतीय बैंक हैं, ये उनका भी आरबीआई बैंक है। इनसे कहेगा, इनसे कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, पर इनसे एक बात बोलेगा कि देखो तुम लोगों के पास अगर अतिरिक्त में पैसा हो, एक्स्ट्रा में पैसा हो, तो एक काम करो कि हमें सरकार के लिए पैसे चाहिए,
तो हमको उधार दे दो। तो बैंक भी बोलेंगे कि ठीक है, पर हम ऐसे कैसे दे दें, कुछ तो सिक्योरिटी होगी। तो उन्होंने कहा हाँ कि हाँ सरकार को दरअसल पैसे चाहिए, तो सरकार जो है आपको एक लिख के कागज का टुकड़ा हमको दी है, हम आपको वो टुकड़ा दे देते हैं। तो ये जो कागज का टुकड़ा था, ये कागज का टुकड़ा आरबीआई किसको पकड़ा देगी? इस कागज के टुकड़े को ये समझो कि आरबीआई जो है बैंक को दे देगी, ये जो कागज का टुकड़ा है। और मान लो इस बैंक में से कोई डील कर रहा है, एक पंजाब नेशनल बैंक, भाई जिसके पास पैसा है वो डील कर सकता है, कोई ऐसा नहीं है पर्टिकुलरली, सरकार ये नहीं बोलेगी कि तुमको ये करना ही करना है, जोर जबरदस्ती नहीं करेगी कि लेना ही लेना है इस दौरान। अब मान लो पंजाब नेशनल बैंक ने 10 लाख रुपया उठा करके आरबीआई को दिया और पंजाब नेशनल बैंक के पास ये कागज का टुकड़ा पहुंच गया। अब जब ये सरकार को पैसा चुकाए, सॉरी आरबीआई जब क्या करेगी कि पैसा पंजाब नेशनल बैंक का वापस करेगी, तो ये कागज का टुकड़ा आरबीआई को वापस कर देगा और पैसा और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बैंक को चला जाएगा। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बैंक का क्या हो गया भाई? प्रॉफिट हो गया, फायदा हो गया। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनना, यहां ध्यान से समझना, ये तो आप समझ गए। तो सरकारी प्रतिभूति दरअसल कैसे काम करती है, इसका कैसे उपकरण के तौर पे। अब अगर मान लो कि सरकारी प्रतिभूति शॉर्ट टर्म की है, ऐसे समझो, अगर मान लो, दिख रहा है ना? हाँ दिख तो रहा है, ठीक है। जो सरकारी प्रतिभूति है, सरकारी प्रतिभूति है, अगर वो कम अवधि की है, क्या बेटा? अगर वह कम अवधि की है, कम अवधि का मतलब 1 साल तक की, 1 साल तक की, तो जब 1 साल तक की है तो इसको बिल कहते हैं। क्या कहेंगे? इसको बिल कहेंगे। कल की भी क्लास में बताया था मैंने। अगर मान लो सरकारी प्रतिभूति लंबी अवधि की है, लंबी अवधि की है, क्या है? लंबी अवधि की है, यानी 1 साल से ऊपर की है, 1 साल से ऊपर की है, तब इसको बॉन्ड कहते हैं, बॉन्ड कहते हैं। तो ये सरकारी प्रतिभूति को भी हम 2 भागों में क्लासिफाई कर सकते हैं, बांट सकते हैं। ये समझ आया? उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ आ गई होगी। अब थोड़ा सा ऊपर देखो, ये वही चीज जो मैंने यहां पे समझाया, वही चीज यहां पर लिखी है कि भाई जो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, जो सरकारी प्रतिभूतियां, सरकार के लिए ये ऋण के तौर पे, यानी जो है सरकार के लिए ऋण प्राप्त करने का क्या है? एक उपकरण है। ये दरअसल इस वजह से लिख देते हैं क्योंकि आप जब नोट्स बनाएंगे तो इसको देख करके, रोक करके आप वीडियो प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं। तो ये आपके लिए प्रॉपरली जो है ना एकेडमिक लैंग्वेज में लिखा रहता है। बाकी मैं इसी वजह से आपको एक खाली पेज लेता हूं और जो कॉन्सेप्ट है वो दरअसल कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। तो क्या है कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, जो सरकारी प्रतिभूति है, ये हमारी सरकार के लिए ऋण प्राप्त करने के लिए क्या है? एक टूल है, एक उपकरण है। स्टार्टिंग फेज में बेटा ये जो टूल है कागज के रूप में, किसमें? कागज के तौर पे जारी होते थे, लेकिन अभी क्या है, करंट में ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जारी होते हैं। सरकार का बेटा, सॉरी आरबीआई का एक प्लेटफॉर्म है जिसको ई कुबेर कहते हैं। तो वहीं पर सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री करी जाती है, वहीं पर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, जो ई फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक तौर पे जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है ना, इन्हीं की खरीद बिक्री उसी प्लेटफॉर्म पे होती है। अब भाई यहां पर होता क्या है कि इन पर एक मूल्य मुद्रित होगा, जैसे कि मैंने बताया कि कितना रुपया चाहिए वो मूल्य लिखा होगा, मुद्रित होगा। तो इन पर एक मूल्य भी लिखा होगा और इन प्रतिभूतियों को जो है सरकार जारी कर, जैसे मूल्य मुद्रित होगा तो डेट और सारी चीज रहेगी और इन प्रतिभूतियों को सरकार जो है जारी करती है और यही जो है प्रतिभूतियां उठा करके आरबीआई को दे देगी, वही आरबीआई प्रतिभूतियां उठा करके क्या है? बैंकों को दे देंगे। जैसे कि मैंने बताया कि आरबीआई कहां जाएंगे? बैंकों के पास जाएंगे। अब इन प्रतिभूतियों को बेच करके जो है आरबीआई को पैसा मिल जाएगा और उसे सरकार ऋण के तौर पे क्या है? सरकार के पास ऋण के तौर पे चला जाएगा।
तो ये सारी चीजें ऐसे काम करती हैं। अब जो एक मैच्योरिटी पीरियड होता है, जो परिपक्वता का समय, यानी भाई मैच्योरिटी होगी कि इतने टाइम के लिए, उसके बाद सरकार क्या करेगी कि वो पैसा ब्याज सहित आरबीआई को दे देगी और आरबीआई वो पैसा उठा करके बैंकों को दे देगा और जो सरकारी प्रतिभूति, वो जो कागज आप जो ई फॉर्म में है वो वापस वहीं चला जाएगा। ठीक है, मतलब खाता बही कट्टम कट्ट हो जाएगा, समझे? बस सिंपल सा खाता बही है ये, समझो। अगर कोई पूछे सरकारी प्रतिभूति क्या है, तो 2 लाइन याद रखना कि सरकारी प्रतिभूति भैया एक टूल है जो सरकार के लिए अगर पैसे की जरूरत पड़ती है तो सरकार अपने बैंक अर्थात आरबीआई के पास जाती है, उसको सरकारी प्रतिभूतियां जारी करके और जो है मार्केट से, अर्थव्यवस्था से ऋण ले लेती है। तो इनको सरकारी प्रतिभूति कहते हैं। अगर सरकारी प्रतिभूति 1 साल से कम के लिए है, यानी मान लो सरकार को कम अवधि के लिए पैसे की जरूरत है, तो बिल कहा जाएगा। लेकिन अगर उसी सरकारी प्रतिभूति का यानी 1 साल से ज्यादा के लिए है तो उसको बॉन्ड कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा बेटा? बॉन्ड कहा जाएगा। ये समझ गए आप? चलो, ये तो समझाना चाह रहा था, कितना आसान है। ओपन मार्केट ऑपरेशन, खुली बाजार की प्रक्रिया। ये दरअसल खुली बाजार की प्रक्रिया क्या है, ये भी कुछ वैसे ही है। यहां पर होता क्या है जरा देखो, खुली बाजार की प्रक्रिया में बेटा यहां पर जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, जो सरकारी प्रतिभूतियां हैं, तो इसके अंतर्गत ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंतर्गत सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदा और बेचा जाता है। मतलब एक ऐसी व्यवस्था है ओएमओ कि इसके अंतर्गत जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, तो इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, इनको खरीदा और बेचा जाता है। खरीदा और बेचा जाता है। अब इसके अंतर्गत मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि बिल और बॉन्ड, ये जो सरकारी प्रतिभूतियां हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, ये बिल के रूप में भी हो सकती हैं और ये बॉन्ड के रूप में भी हो सकती हैं। अर्थात इसमें जो है एक साल से ऊपर की अवधि का भी हो सकता है, सॉरी 1 साल से कम अवधि का भी हो सकता है और 1 साल से ज्यादा की अवधि का भी हो सकता है। अब आरबीआई ये जो सरकारी प्रतिभूतियां हैं, ये भाई किसको, अब जरा समझने, यहां पे समझने का प्रयास कीजिएगा। आरबीआई ये सरकारी प्रतिभूतियां किसको देगी? बैंकों को देगी और अन्य वित्तीय संस्थानों को देगी। तो मैं आपसे वही चीज यहां पर जो है पूछना चाह रहा हूं, बहुत डिटेल में समझा रहा हूं। ओएमओ के अंतर्गत होता क्या है? ओपन मार्केट ऑपरेशन, खुली बाजार की प्रक्रिया। पेन चेंज कर लेते हैं, ठीक रहेगा। खुली बाजार की प्रक्रिया, इसका कॉन्सेप्ट समझ लो कैसे काम होता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन, खुली बाजार की प्रक्रिया। यहां पर जो है एक प्लेटफॉर्म है। क्या है? एक प्लेटफॉर्म है, आरबीआई के द्वारा उपलब्ध करवाया गया एक प्लेटफॉर्म है। यहां पर जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी थी ना बेटा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इनको क्या किया जाता है बेटा? खरीदा और बेचा जाता है। बेचा जाता है। इनको कौन खरीदेगा बेचेगा? आरबीआई। क्या करेगा बेटा? इनको आरबीआई खरीदेगा बेचेगा। आरबीआई किनको बेचेगा? आरबीआई किनको बेचेगा? आरबीआई बैंक्स, यानी बैंकों को और वित्तीय संस्थानों को, अन्य वित्तीय संस्थानों को, अन्य वित्तीय संस्थानों को खरीदा बेचा जाएगा। यही प्रक्रिया खुली बाजार की प्रक्रिया या ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं। ये तो बड़ा सिंपल है बेटा। आप कहोगे कि सर इतनी सी थी, नहीं, क्वेश्चन इसके आगे पूछा जाएगा, इसके अप्लाइड सेक्शन में, कि भाई आरबीआई अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को कैसे कंट्रोल करती है? अगर अर्थव्यवस्था में लिक्विडिटी या तरलता बहुत ज्यादा है या अर्थव्यवस्था सूखी पड़ी है, तो आरबीआई अर्थव्यवस्था में पैसे पंप करके आर्थिक समृद्धि को कैसे प्रबंधित करती है, क्योंकि ये दोनों जिम्मेदारी आरबीआई की है। तो अब आपको बताना पड़ेगा कि भाई यहां पर जो है
OMO का रोल क्या हो जाता है? जरा यहां पर यह जानना है आपको, जरा समझना कि केस नंबर 1 लेते हैं। सबसे पहले आते हैं केस नंबर 1। केस नंबर 1, अगर मान लो मुद्रास्फीति है, मुद्रास्फीति है, जरा समझना कॉन्सेप्ट। मुद्रास्फीति है मतलब महंगाई है। महंगाई क्यों है? यानी तरलता ज्यादा है। तो भाई तरलता ज्यादा है तो तरलता को क्या सोखना चाहिए। तरलता को सोखा जाएगा ना, जो तरलता है उसको सोखना चाहिए। तो तरलता को अगर सोखना है, सक करना है तरलता को, लिक्विडिटी को, तो यहां ध्यान देने वाली बात है, यहां ध्यान दो थोड़ा सा। अब तरलता मान लो सोखना है, तो अब आरबीआई क्या करेगी? क्योंकि ये जिम्मेदारी आरबीआई की है, क्योंकि उसको महंगाई कम करना है। तो आरबीआई जो सरकारी प्रतिभूति थी ना बेटा, सरकारी प्रतिभूति थी, इन सरकारी प्रतिभूतियों को क्या करेगी? बेचेगी। सरकारी प्रतिभूतियों को बेचेगी। अब ये सरकारी प्रतिभूतियों को किसको बेचेगी? बैंक और वित्तीय संस्थानों को। बैंक और वित्तीय संस्थानों को बेचेगी। वित्तीय संस्थानों को, संस्थानों को बेचेगी। आप कहोगे कि सर इससे महंगाई कैसे कम होगी, अर्थात तरलता कैसे कम होगी? तो आप बताओ कि मान लो बैंक ए है ना, ए नाम का बैंक है, इसके पास 100 रुपया था। अब आरबीआई क्या कर ले कि इसके माध्यम से मान लो कि 50 रुपए लेकर के कहां चली जाए? सरकारी प्रतिभूतियां यहां बेच दे। तो भाई सरकारी प्रतिभूति ए नाम के बैंक के पास आ जाएगी, 50 रुपया लेके चली जाएगी, सरकार के पास ले जाएगी। तो मात्र इस बैंक के पास 50 रुपया ही खर्च करने को बचेगा। तो बताओ अर्थव्यवस्था में जहां पहले 100 रुपए था, अब 50 बचेगा। यानी तरलता कम होगी कि नहीं होगी? तरलता कम होगी। तो अब एक्चुअल में समझ आया, तरलता कम होगी। अब यहां पर ध्यान देना है कि इसको क्या बोलते हैं? इसको संकुचनवादी नीति भी कहते हैं। आगे इसको डिटेल में समझाऊंगा। आरबीआई की इसको संकुचनवादी नीति भी कहते हैं। संकुचनवादी नीति, संकुचनवादी नीति से मतलब क्या है कि अर्थव्यवस्था से पैसा उठाया जा रहा है तो अर्थव्यवस्था सिकुड़ेगी, संकुचित होगी, तो ये संकुचनवादी नीति कहलाएगी। अर्थव्यवस्था से आप खुद ही सोचो ना कि बैंकों से आरबीआई प्रतिभूतियां बेच करके, सेल करके पैसा उठा रही है, तो जो पैसा पब्लिक की तरफ जाना था वो पब्लिक की तरफ न जाकर के सरकार की तरफ जाएगा। वो एक और बात है कि सरकार बाद में पैसा खर्च कर दे, लेकिन यहां पर अभी ध्यान से समझना है। तो अब बताओ, ये इससे अर्थव्यवस्था सिकुड़ेगी ना, तो ये संकुचनवादी नीति कहलाती है, या इसको कॉन्स्ट्रक्शनरी पॉलिसी भी कहते हैं। आगे जो कि डिटेल में पढ़ाऊंगा, तो इसको क्या कहते हैं? कॉन्स्ट्रक्शनरी पॉलिसी भी कहते हैं। इसका केस नंबर 2 देख लो भाई। केस नंबर 2, केस नंबर 2 ये है, केस नंबर 2 कि अगर मान लो आर्थिक समृद्धि जो है, जन इकोनॉमिक ग्रोथ, वो बहुत नीचे आ रही है, प्रभावित हो रही है। मतलब जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या हो रही है? कम हो रही है। मतलब कि अर्थव्यवस्था में तरलता नहीं है, लिक्विडिटी नहीं है। तरलता की क्या है? तरलता की कमी है। अब अगर अर्थव्यवस्था में तरलता अर्थात लिक्विडिटी की कमी है, तो अब चाहिए कि आरबीआई ओएमओ के माध्यम से तरलता को सुनिश्चित करने का प्रयास करे। तो यहां पर क्या हो जाएगा? अब यहां पर होगा क्या कि यहां पर जो सरकारी प्रतिभूति थी, इन्हीं का तो प्रयोग किया जाएगा ना, क्योंकि यही उपकरण अभी प्रयोग किया जा रहा है। तो जो सरकारी प्रतिभूति थी, उन सरकारी प्रतिभूतियों को क्या किया जाएगा? खरीदा जाएगा या बेचा जाएगा? बेचा जाएगा। जो है इन सरकारी प्रतिभूतियों को, एक मिनट इसको इरेज करते हैं, बेचा नहीं बल्कि क्या किया जाएगा? खरीदा जाएगा।
कहाँ गया? व्हाइट भी नहीं चलेगा, चलो ब्लैक ही ले लेते हैं। हाँ, तो इन सरकारी प्रतिभूतियों को बेटा क्या किया जाएगा? खरीदा जाएगा, खरीदा जाएगा, बेचा नहीं जाएगा। क्या किया जाएगा? खरीदा जाएगा। कहां पे बेचा गया था? यहां पे बेचा गया था, यहां पर खरीदा जाएगा। आप कहोगे सर कैसे खरीदा जाएगा? जरा इस कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करो। अब मान लो यहां पर था, क्या है? आरबीआई। जरा इसे समझाता हूं। यहां पर था क्या? आरबीआई। आरबीआई ने बैंकों को जो सरकारी प्रतिभूति क्या किया था? बेचा था। तो जो सरकारी प्रतिभूति बेचा था तो प्रतिभूति आ गई थी बैंकों के पास, अब पैसा चला गया था आरबीआई के पास। अभी वही प्रतिभूतियों को आरबीआई कहेगा कि भैया मुझे वापस कर दो, वापस कर दो। अर्थात क्या होगा? आरबीआई उन्हीं प्रतिभूतियों को खरीद लेगा। जब खरीद लेगा तो सरकारी प्रतिभूतियां कहां चली जाएंगी? भाई आप खुद सोचो कि वापस ले लिया और पैसा जो है वो बैंकों को क्या दे देगा? पैसा दे देगा। तो बैंकों के पास अतिरिक्त पैसा बचेगा कारोबार के लिए, बैंकों के पास अतिरिक्त पैसा कारोबार के लिए बचेगा। अब बैंकों के पास जब अतिरिक्त पैसा कारोबार के लिए बचेगा तो बताओ कि जो तरलता है बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तरलता बढ़ेगी। अब बताओ जब ये तरलता बढ़ेगी, लिक्विडिटी बढ़ेगी, तो जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो क्या होगी? बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। तो दरअसल ओएमओ का फंडा कैसे काम करता है वो मैंने आपको समझा दिया। वही ऊपर आपकी जो है स्क्रीन पे मेंशन होगा कि भाई यहां पर क्या है कि सरकारी प्रतिभूतियों को, यानी ये जो ओएमओ की प्रक्रिया है, तो ये प्रक्रिया किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेचे और खरीदे जाने की व्यवस्था है। तो इस प्लेटफॉर्म में क्या है? सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदा और बेचा जाता था। इसके अंतर्गत बिल और बॉन्ड दोनों प्रकार की प्रतिभूतियां शामिल होती हैं और ये प्रतिभूतियां वित्तीय बैंकों और संस्थानों को बेचा जाता है। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल कि यहां पर एक चीज और ध्यान बताने भूल गया था मैं। पैसा अर्थव्यवस्था में क्या हो रहा है? पंप हो रहा है। पैसा पंप हो रहा है तो बताओ अर्थव्यवस्था का एक्सपेंशन होगा कि नहीं होगा? होगा। तो क्या एक्सपेंशनरी पॉलिसी कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी? कहलाएगी। इसकी इसी वजह से इसको विस्तारवादी नीति भी कहते हैं। तो इसको क्या है, जब जो है जो प्रतिभूतियां अगर खरीदी जाएं तो पैसा अर्थव्यवस्था में पंप होगा, तब इसको विस्तारवादी नीति कहा जाएगा। तो वही चीज यहां पर है कि बेटा क्या होगा, जो प्रतिभूतियां अगर मान लो कि आरबीआई विस्तारवादी आर्थिक नीति को अडॉप्ट करती है तो ज्यादा से ज्यादा प्रतिभूतियां क्या करेगी? खरीदेगी। वही मैंने यहां पर बताया कि ज्यादा से ज्यादा जो प्रतिभूतियां हैं वो क्या करेगी? ये देखो खरीदेगी। समझे? क्यों? क्योंकि उसको अर्थव्यवस्था में ज्यादा से ज्यादा पैसे को पंप करना है, तो यहां पर क्या होगा? खरीदेगी। तो ये क्या कहलाएगी? ये विस्तारवादी जो है ना, इसको हम इसको हम विस्तारवादी आर्थिक नीति कहेंगे। क्या कहेंगे? विस्तारवादी। कलर चेंज कर लेते हैं, कौन सा कलर ले लें थोड़ा सा चमके। हाँ ये ठीक है। तो इसको हम विस्तारवादी आर्थिक नीति कहते हैं। अब बैंकिंग व्यवस्था में मुद्रा के प्रवाह इससे क्या होगा? बढ़ेगा। मुद्रा का प्रवाह तय होगा। अगर मान लो केस 2 में आ जाओ, केस जो मैंने 2 बताया कि केस 2 मतलब केस 1 जो मैंने बताया था, इसमें थोड़ा अपोजिट लिखा है। अपोजिट का मतलब ऊपर नीचे लिखा है। अब आरबीआई अगर मान लो संकुचनवादी नीति अपनाती है, मतलब अर्थव्यवस्था से पैसा उठाएगी, संकुचनवादी नीति का मतलब। तो अगर संकुचनवादी नीति अपनाती है तो ज्यादा से ज्यादा प्रतिभूतियां बैंकों को क्या करेगी? बेचेगी, ताकि अर्थव्यवस्था से पैसा उठा ले। और इससे अतिरिक्त तरलता क्या करेगी? अर्थव्यवस्था से सोख लेगी। ये कलर नहीं दिख रहा है तो उसी कलर को यूज करना पड़ेगा। तो अतिरिक्त तरलता सोख लेगी। अब खुली बाजार की प्रक्रिया के माध्यम से आरबीआई क्या करती है कि सरकार के व्यय के उद्देश्य से बैंकिंग व्यवस्था से ऋण प्राप्त करती है, विस्तारवादी नीति के। अब वही यहां पे बताया जा रहा है कि भाई होगा क्या कि खुली बाजार की प्रक्रिया के अंतर्गत जो ओपन मार्केट ऑपरेशन है, तो इसके माध्यम से जो हमारी आरबीआई है वो सरकार के व्यय के उद्देश्य की, सरकार को अगर खर्चे की चाहिए पैसे तो उसके लिए अर्थव्यवस्था से पैसा उठा लेती है। परंतु एक बैंक के लिए प्रतिभूतियां ये जरूरी नहीं है
खरीदना कि वो खरीदे ही, जैसे कि मैंने बताया। अगर उसके पास पैसा है तो खरीदेगा, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। अभी जो प्रतिभूतियां, पहले जो प्रतिभूतियां भाई कागज के तौर पे, कागज के एक टुकड़े के तौर पे जारी होती थी, लेकिन अभी क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जारी होती हैं। और एक प्लेटफॉर्म है जो है आरबीआई के अंतर्गत, जो है इसको इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म को हम ई कुबेर कहते हैं। तो यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। ये दरअसल कॉन्सेप्ट है। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को ऐसे समझे, कॉन्सेप्ट एक बार आ गया, इकोनॉमी की खास बात क्या है, कॉन्सेप्ट। अगर एक बार कॉन्सेप्ट आपको आ गया तो फिर वापस से कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। और इकोनॉमी में बोल रहा हूं कि अगर 15 क्वेश्चन आ रहे हैं तो कॉन्सेप्ट अगर आ गया तो आपसे 10 से 12 क्वेश्चन आप उंगलियों पे कराओगे। यूपीएससी की बात कर रहा हूं, स्टेट सिविल सर्विस में तो कर ही आओगे। आगे देखो चलो, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, ये दरअसल बेटा जो है ना, ये 2004 में सुर्खियों में आता है। मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम ये है क्या, पहले इसे समझने का प्रयास करो। देखो, ये उपकरण भारत में सबसे पहले कब, 2004 में आता है। लेकिन इसका जो यूज है, हम अडॉप्ट तो 2004 में कर लेते हैं, पर यूज जब नोटबंदी होती है ना, नोटबंदी, नोटबंदी, तो नोटबंदी के दौरान दरअसल इसका प्रयोग किया जाता है। अब होता क्या है, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम के अंतर्गत कि जो आरबीआई है वो भारत सरकार से, यानी जो आरबीआई है आपकी, वो किससे, गवर्नमेंट से तो मार्केट स्टेबलाइजेशन सिक्योरिटी प्राप्त करती है। अभी बताऊंगा। मार्केट स्टेबलाइजेशन, क्या हो गया, ज्यादा ऊपर पहुंच गया क्या, हाँ ठीक है। मार्केट स्टेबलाइजेशन जो है सिक्योरिटी, मार्केट स्टेबलाइजेशन सिक्योरिटी प्राप्त करती है। अब ये मार्केट स्टेबलाइजेशन सिक्योरिटी के ही माध्यम से ये क्या कर देती है, ये बैंकों को दे करके अर्थव्यवस्था से ये पैसे उठा लेती है, पैसे उठा लेती है। अब आप कहोगे कि ये पैसा, अब यही इंपॉर्टेंट बात है यहां पर, ये समझो, ये इसमें बदलाव है कि ये जो पैसा उठाएगी, ये पैसा सरकार को नहीं देगी। ये बैंकों से जो पैसा उठाएगी, ये पैसा सरकार को नहीं देगी, इसके ये वाला जो पैसा है। और इस पैसे पर जो बैंक हैं, बैंकों को इंटरेस्ट भी देगी ताकि उनको नुकसान ना हो। बैंकों को क्या करेगी, बैंकों को ब्याज भी देगी ताकि उनको नुकसान ना हो। यही मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम है। इसका हम प्रयोग कैसे किए, क्यों किए, ये कॉन्सेप्ट समझो, समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसे देखो पहले यहां पर बेटा, ये कहानी स्टार्ट होती है, पूरी कहानी बता दूंगा ना तो आसानी से समझ आए। याद करो 2016 8 सितंबर था ना, सितंबर, नवंबर था, सितंबर था, नहीं नवंबर था शायद, है ना, भूली, देखो डिटिया भूल गई, बस ये याद है 2016 जब नोटबंदी होती है, नवंबर था बेटा, नोटबंदी होती है। और उस नोटबंदी में कहा जाता है कि 500 मूल्य वर्ग और 1000 मूल्य वर्ग के नोटों का लीगल टेंडर समाप्त होता है। क्या होता है, लीगल टेंडर, लीगल टेंडर समाप्त होता है। लीगल टेंडर समाप्त होता है मतलब अब 500 और 1000 के मूल्य वर्ग के नोट जो थे पुराने, वो नहीं चलेंगे। ये कौन कह रहा है, ये जो है अनाउंस करते हैं आके मोदी जी। ये बात 2016 8 नवंबर 2016 की है। हमें मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम पढ़ रहे हैं, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। ये भारत में 2004 में इंट्रोड्यूस तो होता है, लेकिन यूज दरअसल हम 2016 में करते हैं।
अब होता क्या है कि आप देखो ये 500 और 1000 का नोट क्या हो गया, ये मतलब अब काम का नहीं है। तो आरबीआई कहती है सबसे पहले ये जाती है सरकार के पास। देखो होता कैसे कैसे वो पूरी कहानी बताता हूं। ये जाती है सरकार के पास, सरकार से कहती है कि सुनो तुम, एक कागज का टुकड़ा, एक कागज का टुकड़ा दे दो हमें। इसी कागज के टुकड़े को क्या कहा गया, इसी कागज के टुकड़े को जो है आप ये कह सकते हो मार्केट स्टेबलाइजेशन सिक्योरिटी कहा गया, मार्केट स्टेबलाइजेशन सिक्योरिटी कहा गया। अब ये कागज का जो टुकड़ा था इसको ले जाकर के बैंक, ये आरबीआई गया बैंकों के पास, जितने भी बैंक थे बैंकों के पास, बैंकों में चाहे पीएनबी हो, मैं पीएनबी का ज्यादा उदाहरण लेता हूं, मेरे अकाउंट यही है, एसबीआई हो या कोई भी बैंक हो, यानी ऑल बैंक, सभी बैंकों के पास गए और इनसे कहा कि देखो तुम्हारे पास जो 500 रुपए और 1000 रुपए हैं, 1000 रुपए का नोट है, लोगों से तुम जमा करवा रहे हो, उसको जो है हमारे पास जमा कर दो, हमारे मतलब आरबीआई के पास, आरबीआई के पास जमा कर दो, इसके पास आरबीआई के पास जमा कर दो, जमा कर दो। इनने कहा ठीक है, तो हमें कुछ तो लिखित में वापस दे दो। तो आरबीआई ने इनको लिखित में सभी बैंकों को दिया मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम दे दिया। अब जरा समझना कि जो आप पैसा जमा कर रहे थे, यहां पर आपको यह समझ आ जाएगा, आपके पास 500 1000 की जो नोट थे, पुराने नोट्स, वो जब जमा कर रहे थे, जब बदलाने की बात आई, तो क्या बैंक ने कहा कि आप मान लो 20 करोड़ रुपया जमा किया, तो क्या बैंक ने कहा कि आपको इंटरेस्ट नहीं देंगे? नहीं कहा ना, बिल्कुल भी नहीं कहा। और अगर ये पैसा, आप खुद सोचो कि अगर ये पैसा आरबीआई कहता कि ये जो तुम्हारा 500 और 1000 का नोट है, ये उठा करके हमें दे दो और हम इसमें आपको बदल के नए नोट दे रहे हैं, तो उस दौरान तो भाई जो है बैंक कारोबार नहीं कर रहे हैं ना अपना, काफी टाइम लग गया, तो उस दौरान तो नुकसान होता ना भाई। आपको ठीक है पैसा मान लो ये मिल रहा है, लेकिन नुकसान तो होगा ना कि आप कारोबार नहीं कर पा रहे हो। तो कहा गया कि ये जो 500 और 1000 रुपए का नोट है, इसमें आपको हम ब्याज दे देंगे। कौन कह रहा है? आरबीआई कह रहा है कि हम इन पे आपको ब्याज अदा करेंगे। सरकार कह रही है कि तुमने हमारे साथ धोखा किया, हमसे तुमने गारंटी कागज का टुकड़ा लिया और हमको पैसे नहीं दे रहे हो। आरबीआई कह रही है कि देखो, ये तुमसे जो इस बार कागज का टुकड़ा लिए है ना, इसको नाम जरूर है कुछ ऐसे ये सिक्योरिटी के तौर पे, पर ये वाला पैसा जो आएगा 500 और 1000 का नोट, हम तुमको ये रुपए नहीं देंगे। बस ये तुमसे एक कार्ड ले लिए हैं क्योंकि तुम अथोराइज्ड हो, तुम बना रहे हो ये कागज का टुकड़ा, तो इस वजह से हमने तुमसे ये ले लिया है। बाकी इसके माध्यम से जो पैसा उठाएंगे हम मार्केट से, वो सरकार के पास लेके नहीं आएंगे। ये कौन कह रहा है? आरबीआई कह रहा है। किससे कह रहा है? सरकार से कह रहा है। ऐसा क्यों कह रहा है? अब समझ आ गया होगा आपको, ठीक है, कि ये दरअसल उस पैसे को सोखने के लिए था जो मार्केट में, जो डिमोनेटाइजेशन के दौरान जो पैसा अब काम का नहीं था, जो लीगल टेंडर नहीं था, तो उस पैसे को सोखने के लिए। तो वो पैसा अगर अचानक से मार्केट से बाहर चला जाएगा तो किसी न किसी को तो नुकसान होगा। तो नुकसान किसको होगा? बैंकों को होगा। बैंक कहेंगे कि भैया ये पैसा जमा कर रहे हैं, ये तो हम इस पैसे में पब्लिक को तो ब्याज देंगे, पर तुम हमसे सारा पैसा जमा करवा रहे हो और भाई पैसा तो आप 10 लाख जमा करवा रहे हो और उसी के बिहाफ पे आपको नया नोट तो मिल नहीं रहा था, मैक्सिमम आपको 2000 रुपए मिल रहे थे। तो अगर कोई 10 करोड़ रुपया जमा कर रहा है तो उसको ब्याज भी तो बैंक देंगे, ऑब्वियसली देंगे, देंगे ही देंगे। तो बैंक कहेंगे कि पैसा तो जो हमने पब्लिक से लिया उसको हमने कारोबार के लिए तो दे नहीं रहे हैं, आपको दे रहे हैं, तो जो नुकसान होगा तो हम क्या करेंगे? तो आरबीआई कह रहा है कि परेशान मत हो बच्चा, इस पे जो तुमको नुकसान होगा हम इस पे तुमको क्या देंगे? ब्याज देंगे। क्या देंगे? ब्याज देंगे। तो ये दरअसल ऐसे मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम जो है ऐसे काम करी।
ऐसे। अब हुआ क्या कि आप देखो इस दौरान 15 लाख, ऐसे 15,31,000 करोड़ रुपए की जमा राशि सोखनी थी। कितना? 500 और 1,000 रुपए का जो नोट था वो टोटल कितना रुपया था मार्केट में? 15,31,000 करोड़। 31,000 करोड़, ध्यान रखना, करोड़ है, करोड़ मत भी भूल जाना, इतना रुपया सोखना था। तो इतना रुपया बैंकों को तो नुकसान हो जाता। तो इसलिए जो है आरबीआई ने कहा कि टेंशन नहीं लेना है, हमने जो कागज का सिक्योरिटी के तौर पे तो उसको जो सरकार से लिया गया था उसको मार्केट स्टेबलाइजेशन सिक्योरिटी कहा गया, और इस प्रोसेस के माध्यम से इस समस्या का जो है समाधान निकाला गया। समझे? अब एक और बात, अब देखो यदि हम मान लो सीआरआर का प्रयोग करके इस धनराशि को आरबीआई जो है सोखती और बैंकों को किसी भी प्रकार से ब्याज अदा नहीं करती, तो बैंकों को क्या होती? बहुत हानि होती। तो इस वजह से हमने सीआरआर का भी प्रयोग करके, भाई इसके और टूल थे, उनका प्रयोग करके ऐसे नहीं किया, उसने प्रॉपरली किसका? मार्केट स्टेबलाइजेशन सिक्योरिटी का जो है, या मार्केट स्टेबलाइजेशन जो है किसका? स्कीम का प्रयोग किया। तो ये आप कॉन्सेप्ट समझ गए, ये ध्यान रखना, आपको पता होने चाहिए। पूरा हम करंट भी कंप्लीट करते हुए इकोनॉमी में बढ़ेंगे, ठीक है? चलो, बहुत बढ़िया, ऐसे समझना है आपको। आगे देखते हैं ऑपरेशन ट्विस्ट, ये भी बहुत बढ़िया, इसमें भी बढ़िया ट्विस्ट है। इसमें से सिंपल सा ये ट्विस्ट है, एक कहानी बता देता हूं, फिर इसको समझते हैं, आप आसानी से समझ पाओगे। बेटा होता क्या है, जैसे ऑपरेशन ट्विस्ट के अंतर्गत क्या होता है कि, पहले कहानी सुन लो फिर इसको। एक बार बताओ, डीजल पेट्रोल बढ़ जाता है, तो जो ये रिक्शा वाले हैं, बस वाले हैं, प्राइवेट बस वाले, ये फेयर किराया बढ़ा देते हैं कि नहीं बढ़ा देते? बढ़ा देते। मैंने कई बार देखा, जब मैं अपने गांव साइड जाता हूं, तो जब पूछे कि, अब मैं काफी 6 माह 7 माह 1 साल में जाता हूं, तो अगर पिछली बार किराया 6 महीने पहले 10 था तो 15 बढ़ा देंगे, तो बोलेंगे बड़ा यार किराया बढ़ा रहे हो, तुम्हारे तो इन्फ्लेशन रेट जो है 50% से ज्यादा है। बोलेंगे भैया बहुत ज्यादा तेल महंगा हो गया। अच्छा, हमने कहा कि ठीक है। तो ये करते क्या है कि मान लो किराया बढ़ाया, तेल महंगा हो गया, ठीक है, इनका एक वाजिब कारण था, लेकिन तेल वापस से सस्ता हो गया, फिर भी इनका किराया कम नहीं होगा। और अगर मान लो यहां पर कोई टाइट करने वाली रेगुलेटरी बॉडी हो इस चीज को, और ये कहने वाली हो कि ठीक है तुमने किराया तो बढ़ाया था, क्यों? क्योंकि क्या हो गया था भैया, यहां पर पेट्रोल और डीजल का कीमतें बढ़ गई थी, लेकिन अब तो घट गई हैं, अब तो कम कर लो, ताकि जो उपभोक्ता है उसको फिर उस पर भार ना पड़े। यह चीज कहने वाला कोई नहीं है, लेकिन यहां पर यह चीज जो है कहने वाला जो है कोई ना कोई। कैसे? जरा इस चीज को समझो। ऑपरेशन ट्विस्ट क्या है कि ये जो है, ये अमेरिका की बैंक थी फेडरल रिजर्व, उसके द्वारा इस जो है उपकरण का यूज किया जाता था। ये भी एक जो है ये मॉनेटरी उपकरण है, ये मॉनेटरी टूल्स है, उसी के द्वारा ये उपकरण का प्रयोग किया जाता था। लेकिन भारत में ये तब सुर्खियों में आया जब 2019 में हमने जो है इसका प्रयोग किया। अब दरअसल इसका प्रयोग ऐसे होता है कि देखो, मान लो ऐसे समझो कि स्थिति जो है, आर्थिक स्थिति प्रतिकूल है। यहां पे ध्यान से सुनना, यहां पे मैं जो यहां पे लिख देता हूं, है ना, ऑपरेशन ट्विस्ट, फिर ऊपर आराम से देख लेना। ऑपरेशन ट्विस्ट, ऑपरेशन ट्विस्ट होता क्या है कि ये तो सुर्खियों में 2019 में आता है बेटा, ये तो बताया ही, ये अमेरिका की जो फेडरल बैंक है उसके द्वारा उपकरण, ये जो है टूल्स यूज किया जाता था। ऑपरेशन ट्विस्ट के अंतर्गत क्या होता है कि मान लो बेटा आर्थिक परिस्थितियां प्रतिकूल हैं, आर्थिक परिस्थितियां, आर्थिक परिस्थितियां क्या हैं? प्रतिकूल हैं। प्रतिकूल मतलब एडवर्स हैं, प्रतिकूल हैं। अब आप बताओ, अगर इकोनॉमिक कंडीशन एडवर्स है तो क्या होगा? अर्थव्यवस्था में तरलता। भाई इकोनॉमिक कंडीशन एडवर्स है मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ भी प्रभावित है,
उसकी भी स्थिति खराब है। और वो स्थिति क्यों खराब है कि मान लो तरलता की कमी है, तरलता की कमी है। जब आपके पास पैसे नहीं रहेंगे, तरलता की कमी होगी, तो बैंक क्या करेंगे? जो बैंक किसी को पैसे देंगे या कोई भी वित्तीय संस्थान किसी को पैसा देगा, तो बताओ ऊंची ब्याज दर में देगा कि नहीं देगा? ऊंची ब्याज दर में देगा, ऊंची ब्याज दर में देगा। क्यों? क्योंकि मार्केट में पैसा ही नहीं है, पैसे का शॉर्टेज है। अब पैसे का शॉर्टेज है तो ऑब्वियसली जो है जो पैसा मार्केट में लेंड किया जाएगा, जो दिया जाएगा, ऊंची ब्याज दर होगी। अब इसी दौरान मान लो कि सरकार को पैसे की जरूरत है, ऐसे समझो सरकार को पैसे की नीड है, पैसे की जरूरत है। अब सरकार को पैसे की जरूरत है तो सरकार कहां जाएगा? अपने बैंक के पास। उसका बैंक कौन है? आरबीआई। आरबीआई कहां जाएगा? बैंकों के पास। अब बैंक कहेंगे कि भैया इस बार मनमानी नहीं चलेगी कि आप कह दो कि इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट, इतना नहीं, देखो इस बार बहुत पैसे की कमी है, हम अपना नुकसान झेलेंगे नहीं, आपको अगर पैसे चाहिए तो ब्याज दर ऊंची लगेगी। ब्याज दर क्या है? ऊंची लगेगी। तो बताओ सरकार को भी जो ऋण मिलेगा, जो पैसे मिलेंगे, जो लोन मिलेगा, वो भी महंगा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ऋण महंगा मिलेगा। अब बताओ सरकार को ऋण महंगा मिलेगा तो सरकार पर जो है भार पड़ेगा कि नहीं? भाई सरकार पर भार बढ़ेगा, सरकार के ऊपर, सरकार के ऊपर भार बढ़ेगा क्योंकि उसको भी लोन महंगा मिल रहा है। क्या होगा? भार बढ़ेगा। अब कुछ ऐसा हुआ कि आर्थिक स्थिति सामान्य हो गई, ऐसे समझो आर्थिक स्थिति सामान्य हो गई, लेकिन अभी भी बैंक जो है उनको आदत लग गई है, तो उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट में, इकोनॉमिक कंडीशन सामान्य होने के बावजूद भी उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट में पैसा लोगों को जो है लोन दे रहे हैं, ऋण दे रहे हैं। तो इससे उपभोक्ता पर भी भार बढ़ेगा। तो ऑपरेशन ट्विस्ट के माध्यम से होगा क्या कि आरबीआई गेम खेलेगी। आरबीआई कहेगी कि देखो ये जो सरकारी प्रतिभूतियां हैं, जरा सोचो आरबीआई कैसे गेम खेल रही है कि जो सरकारी प्रतिभूतियां यहां पे मान लो सरकार ने बेच करके पैसा ले लिया था, आरबीआई कहेगी कि तुम इन सरकारी प्रतिभूतियों को वापस दे दो, वापस दे दो। मतलब अपनी सरकारी प्रतिभूतियों को क्या कर लेगी? खरीद लेगी, खरीद लेगी। और आपको क्या दे देगी? ब्याज सहित आपका पैसा दे देगी, ब्याज सहित पैसा दे देगी। अब मार्केट की स्थिति क्या है? वापस से सामान्य हो गई है। तो जब मार्केट की स्थिति वापस से सामान्य हो गई है, मार्केट की स्थिति क्या है? वापस से क्या हो गई है बेटा? सामान्य हो गई है। तो वापस से अगर पैसे चाहिए इसको, तो सरकार फिर से सरकारी प्रतिभूतियों को बेच करके, सरकारी प्रतिभूतियों को बेच करके क्या करेगी? बेच करके, सरकारी प्रतिभूतियों को बेच करके वापस से पैसा लोन ले लेगी और सस्ते ब्याज दर पे ले लेगी, क्योंकि स्थिति अब ठीक है। तो जो मोनोपोली थी बैंकों की, उसने क्या करी कि ये जो है ना सरकार ही ने मतलब यहां पर गेम खेल दिया, आरबीआई ने। तो ऑपरेशन ट्विस्ट दरअसल ऐसे काम करता है, समझे? जो मैंने आपको वो कहानी इसी वजह से समझाया था कि ये कहानी, तो इससे क्या होगा कि इससे सरकार पर भी बेटा भार कम हो जाएगा और जो अन्य उपभोक्ताओं पर भी तो ब्याज का जो भार है वो भी तो कम हो जाएगा, क्योंकि अब ब्याज सस्ते में मिलने लगेगा। ये ऑपरेशन ट्विस्ट है। तो यहां तक मैं ये मान के चलता हूं कितना अच्छा। चलो इतना ही रखेंगे। इसके बाद जो ये अगला है आपको, यानी ये समझो कि जीसैप ये उसी के ओएमओ के आगे की प्रक्रिया है, सॉरी ऑपरेशन ट्विस्ट का अगला चरण है। तो इसके बारे में जो है हम अगली क्लास में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये क्लास यहीं तक। थैंक यू, बाय बाय, फिर मिलेंगे।